एनाटॉमी ये शब्द आया है एक ग्रीक वर्ड एनाटॉमी से। एना बोले तो अप एंड टैमनेन बोले टू कट। किसी बॉडी को स्टडी करना बाय कटिंग ओपन टू एग्जामिन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज बारी है इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th बायोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांट एनाटॉमी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसके अंदर हम प्लांट और उसके पार्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को तो स्टडी कर लिया था मॉर्फोलॉजी में, है ना? ठीक है, तो अब बारी ये है कि यार एक प्लांट के रूट के अंदर क्या होता है, एक प्लांट के स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक प्लांट के लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट? और इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये जाने कि ये जो पार्ट्स हैं, चाहे रूट है, स्टेम है या लीफ है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है ना? और जहां हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम सभी को ये बात तो पता ही है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक कंपोनेंट है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है? सेल। यस। अब चाहे कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या फिर प्लांट से क्यों ना हो, सभी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल्स। और बहुत सारे सेल्स जिनका एक कॉमन ओरिजिन हो, जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसे सेल्स इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना के बनाते हैं टिश्यूज। और ऐसे टिश्यूज फिर से ग्रुप बना के बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स इकट्ठा होकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर हम ह्यूमंस की बात करते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आती हैं, ज़्यादा रिलेटेबल लगती हैं, है ना? अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, है ना? अब इनमें से कई सेल्स जिन्होंने लगा कि यार हम सबको एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करना है, उन सेल्स ने साथ में मिल करके एक पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू बनाया। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत टाइप के टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं, राइट? जैसे मसल टिश्यू अलग टाइप के होते हैं, लंग के टिश्यूज़ अलग टाइप के होते हैं, राइट? तो लेट्स से कि ये लंग के टिश्यूज़ बनाए इन्होंने। अब इन टिश्यूज़ ने मिल करके क्या बनाया? एक ऑर्गन बनाया जैसे कि लंग्स, राइट? अच्छा, अब लंग्स जैसे कई और ऑर्गन्स ने मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स एक अकेला ऑर्गन तो है नहीं, इसके अलावा भी और भी कई पार्ट्स हैं, राइट? हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, फिर विंड पाइप है, फिर लंग्स हैं, तो इस तरीके से कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है? अब ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके एक ऑर्गेनिज्म यानी कि हमें बनाते हैं, है ना? तो ये इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बट फिलहाल हमारा फोकस ह्यूमंस पे नहीं है, हमारा फोकस प्लांट्स पे है। और आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं अबाउट प्लांट टिश्यू सिस्टम। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं, इनको हम 3 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो ये जो 3 ग्रुप्स में हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे कर रहे हैं? इनके फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और इनके लोकेशन के बेसिस पे, राइट? लोकेशन मतलब ये वाले टिश्यूज एग्जैक्टली प्लांट के किस लोकेशन में पाए जाते हैं, ठीक है? तो कौन से हैं ये 3 ग्रुप्स? पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देखो नाम ही आया है एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस मतलब जो आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है ना? तो मतलब जितने भी टिश्यूज आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, चाहे लीफ के आउटर सरफेस में, स्टेम के आउटर सरफेस में, रूट के आउटर सरफेस में, वो फॉल करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर।
वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आएंगे सारे कंडक्टिंग टिश्यूज, राइट, जो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं पूरे प्लांट्स में। कौन से टिश्यूज हैं ये? जाइलम, फ्लोएम, एग्जैक्टली। अब इसके अलावा बाकी जितने भी टिश्यूज है ना, ये सारे आएंगे अंडर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है ये प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है, बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग। चूंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है तो इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, एग्जैक्टली। जैसे हमारे घर के बाहर की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है या जो बाहर का जो वॉल होता है उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक उसी तरीके से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का भी मेन काम होता है टू एंश्योर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हम 3 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला एपिडर्मिस, दूसरा स्टोमेटा और तीसरा एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस के अंदर हम बात करेंगे रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं, सारी बातें एक एक करके करेंगे। लेकिन ये जान लो कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, ये सारे आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, तभी तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले कॉम्पोनेंट के बारे में, जो कि है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये एक कंटिन्यूअस लेयर होता है जिसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। मतलब एक सेल के साथ दूसरे सेल के बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, वो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये कौन से सेल्स होते हैं? ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका मेन काम क्या होता है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, और क्या करते हैं? फूड स्टोरेज करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई ये पैरेन्काइमा सेल्स से बने हुए हैं, तो पैरेन्काइमा सेल्स का काम क्या होता है? फूड स्टोरेज, राइट। कैसे करते हैं ये फूड स्टोरेज? इन सेल्स में जो है लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और लेस साइटोप्लाज्म होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स मतलब ज़्यादा फूड स्टोरेज। तो भाई फूड स्टोरेज कैसे होता है वो तो समझ में आ गया। अब वाटर लॉस प्रिवेंट कैसे होता है? उसके लिए इसमें हमें एक वैक्सी थिक आउटर लेयर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, अब ये जो है वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। अब आप सोचोगे कि कैसे? वैक्सी लेयर है, वैक्स जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से इसको फोबिया है, इसको पानी पसंद नहीं है, तो पानी को ये अपने थ्रू जाने नहीं देता है और इस तरीके से ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक ध्यान देने वाली बात ये है कि रूट्स में जो है क्यूटिकल नहीं होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, रूट्स के आउटर लेयर में क्यूटिकल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रूट्स का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। अब वहां पर अगर क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा फिर तो गजब ही हो जाएगा, क्योंकि फिर वाटर एब्जॉर्ब करना नहीं हो पाएगा, फिर सारा प्लांट का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि रूट्स लैक क्यूटिकल, रूट्स में क्यूटिकल नहीं होते हैं। लेकिन स्टेम या लीव्स में हम देखेंगे क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ताकि प्लांट्स जो है वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, वो कैसे करते हैं? क्यूटिकल के हेल्प से। दूसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, जो वो कैसे करते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स से। ठीक है, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट एपिडर्मिस। तो चलो बच्चों अब देखते हैं दूसरे कंपोनेंट को, विच इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? ये छोटे छोटे बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर। मतलब लीव के इंटीरियर में और लीव के बाहर का जो सराउंडिंग एयर है, इन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज और वाटर वेपर का एक्सचेंज, ये चीज़ें होती है थ्रू द स्टोमेटा। अब यूँ समझ लो कि जैसे हमारे घर में खिड़कियाँ होती हैं, राइट, विंडोज़ होती हैं, तो जब घर के अंदर बहुत सफोकेटिंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? खिड़कियाँ खोल देते हैं ताकि बाहर से हवा जो है वो घर के अंदर आ सके, राइट। तो उन खिड़कियों के थ्रू, वो जो खिड़कियाँ हैं दे आर लाइक द पोर्ट्स, राइट, उनके थ्रू जो है बाहर से वो हवा आ रही है जो हम चाह रहे हैं कि वो आए। ठीक है, अब कभी अगर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है या फिर बहुत तेज़ आंधी चल रही है, तब क्या हम खिड़कियां खोल देते हैं? नहीं, तब हम खिड़कियों को बंद कर देते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें अंदर आए। तो एग्जैक्टली कुछ उसी तरीके का फंक्शन होता है स्टोमेटा का। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होने के लिए, रेस्पिरेशन होने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो
तो चलो बच्चों, अब हम लोग स्टोमेटल एपरेटस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अभी तक तो हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे और अचानक ये स्टोमेटल एपरेटस क्या है ना, सोच रहे होगे पक्का। ओके, तो चलो, ये जो स्टोमेटा होता है ये एक पोर है, ये एक होल है, राइट। तो इस होल को कभी ओपन होना है तो कभी बंद होना है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल कैसे होगी। जैसे घर की खिड़कियों को भी अगर खोलना है या बंद करना है तो हमें जा करके उसको खोलना है, बंद करना है, राइट। या फिर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि भाई स्विच दबाया तो ऑन खुल गया, बंद हो गया, तो अलग बात है, राइट। सो बेसिकली ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने वाले होते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड मतलब बॉडी गार्ड वाला गार्ड, एग्जैक्टली। तो पोर के दोनों तरफ अगर देखो तो बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और इनका मेन काम होता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करना। मतलब इन गार्ड सेल्स के मूवमेंट से ही ये पोर जो है ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। अच्छा, इन गार्ड सेल्स के बाहर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, और उसके बाहर होते हैं एपिडर्मल सेल्स। तो इन सब को इकट्ठे हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल एपरेटस बोले तो क्या क्या हुआ, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स, उसके बाहर सब्सिडियरी सेल्स और उसके बाहर एपिडर्मल सेल्स। तो इन सब को इकट्ठा हम लोग कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। अब जैसे हम गार्ड सेल्स की अगर बात करें तो इन गार्ड सेल्स का जो बीन शेप के होते हैं, इनका जो अंदर वाला वॉल होता है ये काफ़ी थिक होता है, लेकिन बाहर के लेयर का जो वॉल होता है वो काफ़ी थिन होता है। मतलब काफ़ी डिफरेंस होता है, बाहर वाला थिन, अंदर वाला थिक। याद कैसे रहेगा कि कौन सा थिन कौन सा थिक? ऐसे याद रखो कि यार अंदर वाला जो है ना, दैट इज़ लाइक द मेन सिक्योरिटी। उस अंदर वाले वॉल के बाद सीधा तुम स्टोमेटल पोर में घुस जाओगे, तो अंदर वाला वॉल इज़ वेरी क्रूशियल, तो उसका तो थिक होना बनता है। और बाहर वाला जो वॉल है वो थिन होता है। अब ये बाहर का थिन, अंदर का थिक, ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आप देखोगे कि स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में ना इन दोनों वॉल्स का, आउटर और इनर वॉल्स की थिकनेस में जो फर्क है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किस तरीके से गार्ड सेल्स जो हैं ये स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट मुझे लगा कि ये टॉपिक आपको जानना चाहिए, सो इसीलिए आई विल जस्ट स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। वैसे तो बच्चों कई सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटल पोर के मूवमेंट के लिए, जैसे कि लाइट बोले तो सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। बट फिलहाल हम लोग पोटेशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करते हुए ये समझेंगे कि कैसे गार्ड सेल्स जो हैं ये स्टोमेटल पोर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चों गार्ड सेल्स में जो है पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक। कहानी को समझो बस। अब गार्ड सेल्स में जब आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, मतलब वाटर जो है कम हो जाता है, आयन ही आयन भर जाता है, तो वाटर वहाँ पे कम है। अब वाटर की टेंडेंसी क्या होती है, वाटर जो है हमेशा जहाँ पर ज़्यादा वाटर है वहाँ से, जहाँ पर कम वाटर है वहाँ पे फ्लो करता है, राइट। तो अभी क्या हुआ, फिलहाल मेरी सिचुएशन क्या हुई कि भाई गार्ड सेल्स के अंदर वाटर कम है, जिसकी वजह से दूसरे पार्ट से वाटर जो है गार्ड सेल्स के अंदर मूव करने लगते हैं। यानी कि गार्ड सेल्स में पानी भरता जा रहा है, जिससे गार्ड सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, एग्जैक्टली। अब जब गार्ड सेल स्वेल अप हो रहे हैं, अब गार्ड सेल के स्ट्रक्चर को याद करो। जो ये बीन शेप्ड सेल था, जिसका बाहर का लेयर तो थिन था, लेकिन जो अंदर का लेयर था वो काफ़ी थिक था। अंदर का लेयर जो है ये काफ़ी रिजिड है। अब जैसे जैसे इसके अंदर पानी भरता जा रहा है, ये स्वेल होता जा रहा है, बाहर वाला लेयर तो थिन है बेचारा, वो मैनेज कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, लेकिन जो अंदर का लेयर है ना, ही इज़ रिजिड। मतलब ही, मैं उसको पर्सोनिफाई करते हुए कह रही हूँ, तो अंदर वाला लेयर जो है वो रिजिड है, वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं और एडजस्ट नहीं करूँगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो अंदर वाला लेयर है ना वो बेंड होने लग जाता है। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अंदर वाला लेयर बेंड होने लग जा रहा है, तो मतलब मान लो अगर ये हमारे गार्ड सेल्स थे, तो अब अंदर वाले लेयर दोनों ही, ये एक तरफ का गार्ड सेल है, ये एक तरफ का गार्ड सेल है, दोनों का ही अंदर वाला लेयर अगर बेंड होने लग जाए इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, बीच का जो पोर है वो खुल गया,
यानी कि स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, राइट। तो इसी वजह से ड्यूरिंग द डे सनलाइट के प्रेजेंस में स्टोमेटल पोर क्या हुआ, ओपन हो गया। और एग्जैक्टली इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा नाइट में, जिस समय पानी जो है गार्ड सेल्स से बाहर जाते जाएंगे, जिसकी वजह से ये गार्ड सेल्स वापस से ऐसे हो जाएंगे और पोर हमारा बंद हो जाएगा। तो आप सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से गार्ड सेल्स जो है ये स्टोमेटल पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। तो चलो भाई अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस क्या होते हैं, मतलब जो हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं उनसे जो आउटग्रोथ्स निकलते हैं उनको हम एपिडर्मल एपेंडेजेस या फिर एपिडर्मल हेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम दो ऐसे एपिडर्मल एपेंडेजेस की बात करेंगे, पहला है रूट हेयर्स और दूसरा है ट्राइकोम्स। जो रूट हेयर्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है ये रूट्स में देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। ये बहुत रेयरली ब्रांच्ड होते हैं, सो मोस्टली ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये रूट सिस्टम में देखने को मिलते हैं, एकदम आउटर मोस्ट लेयर से छोटे छोटे हेयर लाइक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, बताओ मेन काम क्या होता है रूट हेयर्स का, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एग्जैक्टली, तो पानी में से जो है ना वाटर और मिनरल्स को यही एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रूट हेयर्स। अब बात करते हैं ट्राइकोम्स की। जो ट्राइकोम्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। देखो ये डिफरेंस है दोनों में, रूट हेयर्स यूनिसेल्यूलर होते हैं, ट्राइकोम्स जो है ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और ट्राइकोम्स जो है ये मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होते हैं जो शूट सिस्टम में पाए जाते हैं। ये रूट्स में नहीं पाए जाते हैं, ये शूट सिस्टम में पाए जाते हैं। अब चूंकि ये शूट सिस्टम में पाए जाते हैं तो इनका फंक्शन भी बड़ा अलग होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। एग्जैक्टली, रूट हेयर्स का काम होता है कि भाई पानी को खींचना है सॉइल में से, और ट्राइकोम्स का काम ये होता है कि भाई जो पानी लीफ तक या शूट तक या स्टेम तक आ पहुंचा है उसको लूज हो जाने से प्रिवेंट करना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। कैसे प्रिवेंट करते हैं ये वाटर लॉस, तो ट्राइकोम्स में हम देखते हैं छोटे छोटे कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंटेनर तो नहीं बट ऐसे छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी को होल्ड करते हैं, और इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें पानी होल्ड किया हुआ होता है, जिससे वो पानी के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ब्रांच्ड भी होते हैं, ये अनब्रांच्ड भी होते हैं, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ये स्टिफ भी हो सकते हैं, ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है एपिडर्मल एपेंडेजेस की। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद अब शुरू होगी कहानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन से टिश्यूज आते हैं, मैंने पहले ही बताया था, सारे टिश्यूज एक्सेप्ट वास्कुलर टिश्यूज एंड एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंडर आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इन सारे डिफरेंट टिश्यूज के बारे में हमने अपने क्लास 9th के साइंस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो मेरी खुद की बनाई हुई एक वीडियो है प्लांट टिश्यूज की, जो लर्न हब क्लास 9th चैनल पर ऑलरेडी लाइव है, तो आप चाहो तो वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो अगर आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन सारे प्लांट टिश्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो। हालांकि अभी हम लोग एक क्विक रिकैप लेंगे जस्ट टू रिकॉल कि भाई पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर क्या होता था, कहां पाया जाते थे और इनका फंक्शन क्या होता था। तो चलो भाई बच्चों कर लेते हैं एक क्विक रिकैप, और साथ ही साथ हो जाएगा एक क्विक कंपैरिजन ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं, कोलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं ये डेड सेल्स होते हैं ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। अगर बात करें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बारे में तो पैरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कम होता है, लेकिन होता है। कोलेनकाइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस और कम होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में तो होता ही नहीं है। यानी कि स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक के लगे होते हैं, उनके बीच में ज़रा सी भी जगह नहीं होती है। अगर बात करें इनके सेल वॉल्स की तो पैरेन्काइमा का सेल वॉल होता है थिन, कोलेनकाइमा का जो सेल वॉल है ये कॉर्नर्स पे थिकेंड होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल वॉल्स हैं ये पूरी तरह से थिकेंड होते हैं विथ लिग्निन, मतलब बिल्कुल ही थिक सेल वॉल्स, एकदम रिजिड अरेंजमेंट जिसके बीच में कोई स्पेसिंग ना हो, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है। ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो अगर बात करें पैरेन्काइमा की, तो ये जनरली प्राइमरी रूट्स और स्टेम्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पिथ, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रेज जैसे एरियाज में पाए जाते हैं। अब ये कौन से एरियाज होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी जैसे ही हम एनाटॉमी डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये लीव्स के वेन्स में पाए जाते हैं, स्टेम के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, लीव स्टॉक में पाए जाते हैं। तो ये वैसी जगहों में पाए जाते हैं जहां पर वो पार्ट रिजिड भी है बट थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। एंड देन स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें तो ये वैसे जगहों में पाए जाएंगे जहां पर प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट या स्टिफनेस की ज़रूरत है, जैसे रूट के कॉर्टेक्स में, स्टेम के कॉर्टेक्स में, लीफ के वेन्स में, जैसे कि सीड्स और नट्स के कवरिंग्स में, ऐसी जगहों पे स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। एंड फाइनली कंक्लूड करेंगे विद देयर फंक्शन। पैरेन्काइमा जिसे पॉपुलरली पैकिंग टिश्यू कहा जाता है, पी से पैरेन्काइमा, पी से पैकिंग टिश्यू, ठीक है। इनका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में भी ये मदद करते हैं। कॉलेनकाइमा की अगर बात करें तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये बहुत रिजिड नहीं होते हैं बट एट द सेम टाइम थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बट थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं एकदम रिजिड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ही इनका काम होता है। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम, जो कि है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वास्कुलर टिश्यूज की जैसे ही हम बात करते हैं तो ये कौन से टिश्यूज है? कंडक्टिंग टिश्यूज, जिनका काम ही होता है पूरे प्लांट पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना। तो इसके अंदर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों साथ में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वास्कुलर बंडल्स को। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली बच्चों, हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं, मान लो डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, सिमिलरली जब हम मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट देखते हैं तो हम देखते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है ना, वो डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो फिलहाल हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लेंगे कि भाई जाइलम और फ्लोएम के कैसे कैसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। वो जान लेने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आवर डिस्कशन ऑन एनाटॉमी। पहले बात करेंगे हम ओपन वर्सेस क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स के बारे में। ओपन वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वास्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम होता है, ये तो हमने देख लिया है। लेकिन अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो तो उसे हम ओपन वास्कुलर बंडल कहते हैं। कैम्बियम क्या है? कैम्बियम में होते हैं लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब जो सेल्स डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली सेल्स डिवाइड करते हैं मतलब नए सेल्स बनाते हैं डिवाइड करके। तो इसका मतलब जहां पर भी कैम्बियम प्रेजेंट होता है वहां पर और नए जाइलम यानी कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, यानी कि यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे याद रखना है कि अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहा, कैम्बियम मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अगर प्रेजेंट रहे तो वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेकेंडरी ग्रोथ बोले तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकेंडरी जाइलम पहले बनते हैं उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो सेकेंडरी जाइलम बाद में बनते हैं उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो सेकेंडरी फ्लोएम पहले बनते हैं वो हो जाएगा प्रोटोफ्लोएम और जो सेकेंडरी फ्लोएम बाद में बनते हैं वो हो जाएगा मेटाफ्लोएम, ठीक है। ये टर्म्स बस बता दे रही हूँ क्योंकि आगे जब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो इन टर्म्स को हम यूज करते हैं कई जगहों पर, ठीक है। तो इस तरह का जो ओपन वास्कुलर बंडल्स है ये हमें देखने को मिलता है डाइकॉट स्टेम में, यानी कि डाइकॉट स्टेम के एनाटॉमी को जब हम पढ़ेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है जहां से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे क्लोज्ड वास्कुलर बंडल के बारे में। इसमें मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। क्लोज्ड है यानी कि भाई कुछ भी नया अब नहीं बनेगा, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ अब नहीं होगी। इसका मतलब कोई भी कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एग्जैक्टली देखो नाम से ही सब पता चल गया। क्लोज्ड है मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। और इस तरह का क्लोज्ड वास्कुलर बंडल हमें देखने को मिलता है इन मोनोकॉट स्टेम्स। अब बात करेंगे हम लोग रेडियल एंड कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स के बारे में। रेडियल ये शब्द ही आया है रेडियस से, तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे अरेंज्ड होते हैं। मतलब जाइलम का अरेंजमेंट देखो एक रेडियस पे है, फ्लोएम का अरेंजमेंट देखो एक डिफरेंट रेडियस पे है, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम रेडियल वास्कुलर बंडल्स कहते हैं और ये पाए जाते हैं रूट्स में। ऐसे याद रखो, आर से रेडियल, आर से रूट्स,
ठीक है। तो रूट्स में किस तरह का वास्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है, रेडियल अरेंजमेंट। दूसरी तरफ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जहां पर जाइलम और फ्लोएम जॉइंट होते हैं, मतलब दोनों सेम रेडियस पे लोकेटेड होते हैं। देखो जाइलम फ्लोएम है और ये दोनों सेम रेडियस पे ही लोकेटेड है। इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है स्टेम्स और लीव्स में। तो प्यारे बच्चों, अब बेसिक्स हमने सारे कवर कर लिए हैं और अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। किसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, पहले रूट को, फिर स्टेम और फिर लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, यानी कि इनके एनाटॉमी को पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ने के लिए हम करते क्या है, इसको कैसे स्टडी करते हैं। तो मान लो अगर हम रूट की एनाटॉमी देखते हैं तो हम रूट का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और फिर उस क्रॉस सेक्शन को जूम करके उसको डिटेल में देखते हैं कि भाई कौन कौन से लेयर्स हैं, कैसे अरेंज्ड है, किसके पीछे क्या है, किसके आगे क्या है, क्यों है वो अरेंजमेंट और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो सबसे पहले पढ़ाई करेंगे रूट की, फिर स्टेम की और फिर लीफ की। तो चलो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे विथ रूट और उसमें भी हम शुरुआत करेंगे विथ डाइकॉट रूट। ठीक है, तो अब डाइकॉट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं सनफ्लावर प्लांट के रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब रूट को कट किया, उसका जो ये क्रॉस सेक्शन है उसको हमने जूम किया और उस क्रॉस सेक्शन को भी जब जूम किया तो हमें ये देखने को मिला। राइट, तो ये वही पोर्शन है जो आपको अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिख रहा होगा। और अब हम इसको लेयर बाय लेयर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम बाहर के लेयर की तरफ से। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस, जिसे हम एपिब्लेमा भी कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है, जाहिर सी बात है कि इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन। हम देखते हैं कुछ कुछ एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स के तौर पे बाहर की तरफ निकले हुए भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट हो गया। एपिडर्मिस के अंदर अगर आए तो आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स जो है ये बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स हैं। अगर इनकी अरेंजमेंट को देखें तो इनके बीच में थोड़े इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, कम ही है लेकिन है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है और बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद और अंदर अगर चले तो हमें मिलता है एंडोडर्मिस, यानी कि कॉर्टेक्स का ही जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसी को कह सकते हो एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब ही होता है इनसाइड, है ना, तो एंडोडर्मिस मतलब अंदर वाला लेयर। एंडोडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। इसमें देखो एक ही सिंगल लेयर है जिसको हमने एक अलग कलर से भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। और ये जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स के शेप को अगर हम देखें तो ये बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। बैरल पता है, वो जो ऐसे सिलेंडर टाइप के शेप के कंटेनर्स होते हैं पानी वगैरह स्टोर करने के लिए। तो ये जो है ये बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि इनमें देयर आर नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इनमें कोई स्पेसिंग नहीं होती है, एकदम कॉम्पैक्टली स्पेस्ड होते हैं ये सारे सेल्स। ठीक है, अच्छा, एंडोडर्मिस की एक खास बात और होती है कि इस एंडोडर्मिस के सेल्स के ऊपर हमें एक वैक्सी डिपोजिशन देखने को मिलती है, या मतलब एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, वैक्सी लेयर, वैक्स कहीं भी प्रेजेंट है मतलब वैक्स क्या है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो पानी को जो है जाने नहीं देगा। राइट, तो इसीलिए देखो, अब सोच के देखो लॉजिकली, ये जो एंडोडर्मिस का भी जो लेयर है उसमें भी सेल्स एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, राइट, ताकि बीच में से पानी ना जा सके, उस वजह से वहां पर ये वैक्सी कैस्पेरियन स्ट्रिप भी प्रेजेंट है। राइट, तो मतलब एकदम एकदम फुल ऑन अरेंजमेंट है, फुल ऑन प्रोटेक्शन है ना। तो ये हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप हो गया। अब इसके अंदर अगर हम जाएं तो एंडोडर्मिस के अंदर हम देखेंगे फिर से बहुत सारे हमें पैरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं यहीं से शुरू होती है सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने बताया था सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, जहां पर और सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम वगैरह बनते हैं। राइट, तो इन्हीं सेल्स से जो है सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत होती है और ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनको हम कहते हैं पेरीसाइकिल। ठीक है, तो अभी तक बात क्लियर हुई। इनफैक्ट एक चीज और नोटिस करो, देखो ये पैरेन्काइमा सेल्स काफी प्रेजेंट है। राइट, मतलब यूं समझ लो कि जहां पर भी कुछ नहीं है वहां पे पैरेन्काइमा सेल्स है। सो दे आर लाइक द पैकिंग टिश्यू, इसीलिए तो उन्हें हम पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्विक रिकैप, अभी तक हमने कौन कौन से लेयर किए। सबसे बाहर एपिडर्मल या फिर एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के कुछ कुछ जो है वो रूट हेयर्स की तरह भी प्रोट्रूड करते हैं। उसके अंदर आए तो कॉर्टेक्स, जिसमें बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स का लेयर्स हैं। फिर आया एंडोडर्मिस, जहां पे सिंगल
सिंगल लेयर है सेल्स के और जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है। एंडोडर्मिस के ऊपर किसकी लेयरिंग है? वैक्सी कैस्पेरियन स्ट्रिप। उसके अंदर आए तो फिर से पैरेन्काइमा सेल्स है जहां से सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत होती है और ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद अगर हम और अंदर चलें तो हमें देखने को मिलते हैं वास्कुलर बंडल्स। एग्जैक्टली तो वास्कुलर बंडल्स के अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलते हैं। नाउ अभी बात हम कर रहे हैं डाइकॉट रूट की, तो हम देखते हैं डाइकॉट रूट में जो है काफी कम पैचेस देखने को मिलते हैं, वेरी फ्यू पैचेस, लाइक 2 to 4 पैचेस ही देखने को मिलते हैं इनके, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के। लेकिन इंटरेस्टिंगली जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें कैम्बियम रिंग देखने को मिलता है। कैम्बियम रिंग है मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम का मतलब ही है कि उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करेंगे, नए सेल्स बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है जहाँ से सेकेंडरी जाइलम बनती है। जो पहले बनती है दैट इज प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनती है वो मेटाजाइलम। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। तो भाई ये कुछ अरेंजमेंट है वास्कुलर बंडल्स की, ठीक है। अब वास्कुलर बंडल्स में भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी हम देखते हैं कि कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। कंजंक्शन पढ़ते थे इंग्लिश में, है ना, कंजंक्शन चीजों को जोड़ता है, राइट। उसी तरह से ये कंजंक्टिव टिश्यू भी जो है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे समझ लो कि इनको जोड़ता है, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया है कंजंक्टिव टिश्यू, ठीक है। थोड़ा और अंदर जाते हैं, तो अब और अंदर गए तो मतलब लगभग हम सेंटर पे पहुंच गए हैं। तो प्लांट एक्सिस के इस सेंटर को हम कहते हैं पिथ, ठीक है। पिथ जो है वो जनरली सॉफ्ट स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स से बने होते हैं। इनका काम होता है न्यूट्रिएंट स्टोरेज और कभी कभार सपोर्ट प्रोवाइड करना। हालांकि जब हम डाइकॉट रूट की बात करते हैं तो डाइकॉट रूट में जो पिथ होता है ये बहुत ही छोटा और ऑलमोस्ट मतलब नॉन नोटिसेबल टाइप का होता है, इतना नोटिस होता भी नहीं है, इतना छोटा सा पिथ होता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इनकॉन्स्पिशियस, जिसका मतलब है कि बहुत इजीली अलग से नोटिस नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज पिथ। तो भाई देखो बाहर से चले थे, एपिडर्मल से चले थे, एपिडर्मिस से चले थे जिसे एपिब्लेमा भी कहते हैं, और अंदर आते 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 कहाँ पहुंच गए हम लोग? सेंटर पे पहुंच गए, यानी कि पिथ पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म और बता देती हूँ क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, विच इज स्टिली। स्टिली क्या होता है? एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है स्टिली। तो अब आप मुझे बताओगे कि स्टिली में कौन कौन से टिश्यूज आएंगे? स्टिली में आएगा पेरीसाइकल, एग्जैक्टली। स्टिली में आएगा वास्कुलर बंडल्स और स्टिली में आएगा पिथ, एग्जैक्टली। तो पेरीसाइकल, वास्कुलर बंडल, पिथ, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्टिली। तो चलो बच्चों डाइकॉट रूट के बाद अब बात करते हैं मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी के बारे में। अब देखो मोनोकॉट रूट में भी जो मोर और लेस जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिल द सेम, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ चेंजेस हैं जो मैं एक एक करके बताती हुई चलूंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मोनोकॉट रूट का क्रॉस सेक्शन लुक्स लाइक, ठीक है। यहाँ पर भी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस है जिसका काम है प्रोटेक्शन, और एपिडर्मिस में से कुछ कुछ सेल्स जो हैं वो रूट हेयर्स की तरह बाहर की तरफ आउटग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद है कॉर्टेक्स जिसके अंदर बहुत सारे लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और फिर उसका इनर लेयर आता है विच इज एंडोडर्मिस। ये सारी चीज़ें जल्दी बता रही हूँ बिकॉज इट इज जस्ट लाइक डाइकॉट रूट, है ना। फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को अगर बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ पर वापस से इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, ठीक है। क्यों? ताकि वाटर लीकेज ना हो सके। इसमें फिर से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि एक वैक्सी लेयर है वो प्रेजेंट है ताकि वाटर लीकेज ना हो सके। अब ये एंडोडर्मिस और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है ना इतना स्ट्रांगली वाटर लीकेज को क्यों रोकते हैं? क्योंकि इनके अंदर लोकेटेड होते हैं वास्कुलर बंडल्स, है ना। तो वाटर लीकेज को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब एंडोडर्मिस की भी कहानी हो गई। फिर एंडोडर्मिस के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पर फिर से हमें कुछ लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं पेरीसाइकल। पेरीसाइकल से भी थोड़ा और अंदर जाएं तो वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स में देखने को मिलते हैं जाइलम और फ्लोएम के पैचेस। लेकिन यहाँ पर कहानी में है ट्विस्ट। जैसे ही वास्कुलर बंडल्स के अंदर आए तो हम देखते हैं कि अब मोनोकॉट रूट कुछ
अलग दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ऑलमोस्ट 6 या 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम पॉली आर्च कहते हैं। पॉली मतलब मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स अब हमें दिख रहे हैं। तो अगर इस पिक्चर को भी देखो, देखो रेड कलर में जो बंडल्स हमें दिख रहे हैं ना, दे आर द जाइलम बंडल्स। ठीक है, अगर जाइलम और फ्लोएम की पोजीशनिंग की बात करें तो ये ऑल्टरनेटली प्लेस्ड है, यानी कि जाइलम एक रेडियस पे प्लेस्ड है, फ्लोएम एक दूसरे रेडियस पे प्लेस्ड है। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बताओ बताओ बताओ। रेडियल वास्कुलर बंडल्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर रेडियल वास्कुलर बंडल वाला अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज जो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है। देयर इज नो कैम्बियम। चूंकि कैम्बियम यहाँ पर नहीं है, इसी के वजह से जो मोनोकॉटिलेडनस रूट्स होते हैं, जो मोनोकॉट रूट्स होते हैं, वहां पर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम थोड़ा और अंदर जाएं, यानी कि अब अगर हम पिथ को देखें तो यहाँ पर पिथ जो है कंपैरेटिवली काफ़ी लार्ज है, काफ़ी वेल डेवलप्ड है। जैसे हमने डाइकॉट रूट में देखा था कि पिथ जो है वो नोटिस ही नहीं हो रहा था, छोटा सा था, नॉन नोटिसेबल था, बट यहाँ पर पिथ जो है वो काफ़ी लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है। तो बच्चों, अब जब हमने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट दोनों की एनाटॉमी पढ़ी ली है, तो चलो करते हैं एक क्विक कंपैरिजन, मोनोकॉट रूट वर्सेस डाइकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में पिथ होता है लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, डाइकॉट रूट में पिथ होता है स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस। मोनोकॉट रूट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा जाइलम बंडल्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम पॉली आर्च कंडीशन कहते हैं। दूसरी तरफ डाइकॉट रूट में हमें बहुत ही कम, फ्यूअर जाइलम बंडल्स देखने को मिलते हैं। मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट ही नहीं होता है। दूसरी तरफ डाइकॉट रूट में कैम्बियम रिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। मोनोकॉट रूट में अगर हम कंजंक्टिव टिश्यू की बात करें, कंजंक्टिव टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो मोस्टली स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्यों? क्योंकि वहां पर जो मेन फंक्शन होता है दैट इज टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डाइकॉट रूट की, तो वहां पर ये जो सेल्स होते हैं, ये जो कंजंक्टिव टिश्यूज होते हैं, दे आर पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो रूट के बाद बच्चों अब शुरू होगी कहानी स्टेम की। तो अब हम लोग देखेंगे डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के एनाटॉमी को। तो डाइकॉट स्टेम के एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए हम लोग एक यंग डाइकॉटिलेडनस स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को लेंगे और उसके क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, और इसी के एक छोटे से पार्ट को जब हम जूम कर देंगे तो हमें इसके अलग अलग लेयर्स डिस्टिंक्टली दिखने लगेंगे। तो चलो इन लेयर्स को स्टडी करते हैं। तो चलो अब डाइकॉट स्टेम के लेयर्स को देखते हैं। शुरुआत करेंगे बाहर से। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, जिसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, बट यहाँ पर एपिडर्मिस में एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होता है, जिसका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस। सो वेक अप वेक अप वेक अप, हम स्टेम पे आ चुके हैं। तो स्टेम का काम क्या है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस। मैंने पहले भी बताया था कि क्यूटिकल जो है वो स्टेम में, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, बट रूट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए जब हम लोग डाइकॉट मोनोकॉट रूट डिस्कस कर रहे थे, वहां पर क्यूटिकल का कोई जिक्र नहीं था, बट यहाँ पर क्यूटिकल का जिक्र है। ठीक है, तो ये जो क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, एक थिन वैक्सी लेयर होता है, और इनमें ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था ना, ट्राइकोम क्या है? एपिडर्मल एपेंडेजेस हैं, राइट, जो राउंड कंटेनर्स होते हैं, वाटर को होल्ड करते हैं और इस तरीके से वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में अगेन बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स हैं ये अलग अलग लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर्स के बारे में बात करेंगे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, और ये हाइपोडर्मिस जो है ये कॉलेनकाइमा सेल्स से बने होते हैं। कॉलेनकाइमा सेल्स जहाँ पिक्चर में आया, इसका मतलब है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, यही उसका फंक्शन होगा, एंड दैट्स राइट। इन सेल्स का काम होता है यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बाद आते हैं कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक है, तो कॉर्टिकल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, और ये राउंडेड सेल्स होते हैं, और इनमें जो है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं। हमेशा की तरह एंडोडर्मिस जो है ना बिल्कुल सील्ड सा लेयर होता है, बिकॉज इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एंडोडर्मिस में वही कहानी होती है जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक खास बात ये भी होती है कि एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, जिसकी वजह से इन्हें हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। इस लेयर को, एंडोडर्मिस वाले लेयर को हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। अब एंडोडर्मिस के अंदर गए बच्चों तो आएगा पेरीसाइकल। अब यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में पेरीसाइकल में एक खास बात देखने को मिलती है कि पेरीसाइकल के अंदर हमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के पैचेस देखने को मिलते हैं, राइट। इनफैक्ट सेमी लूनर पैचेस, सेमी लूनर मतलब हाफ मून की शेप में जो है ना हमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के पैचेस देखने को मिलते हैं यहाँ पेरीसाइकल में। तो ये कुछ अलग हमें स्टेम में देखने को मिलता है, ठीक है। सो फिलहाल तो हम डाइकॉट स्टेम की ही बात कर रहे हैं। अब पेरीसाइकल के भी अंदर जाएंगे तो वास्कुलर बंडल्स आएगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं कि वास्कुलर बंडल्स के बीच में हमें पैरेन्काइमा सेल्स के लेयर्स दिखते हैं जो कि रेडियली प्लेस्ड होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं मेड्यूलरी रेज। रेडियली प्लेस्ड है, ऐसे याद कर लो, मन ही मन एक मेमोरी ट्रिक बना लो। रेडियली प्लेस्ड होते हैं मेड्यूलरी रेज, रेज रेडियली प्लेस्ड, ठीक है। और ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और ये वास्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो यहाँ वास्कुलर बंडल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना ये रिंग पैटर्न में होता है। तो इसको बच्चों दिमाग में सेट कर लो कि कहीं पर भी अगर आपको वास्कुलर बंडल्स जो हैं ये रिंग पैटर्न में दिखे तो समझ जाओ कि आप डाइकॉट स्टेम देख रहे हो। डाइकॉट स्टेम में रिंग अरेंजमेंट होता है, रिंग पैटर्न होता है वास्कुलर बंडल्स का, ठीक है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वास्कुलर बंडल्स की? ये ओपन वास्कुलर बंडल्स होते हैं। आप मुझे बताओ ओपन वास्कुलर बंडल क्या होता है? ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एग्जैक्टली। यहाँ पर होता है एंडार्च प्रोटोजाइलम। ये क्या होता है भाई? एंडार्च प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता था भाई? सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा, जो जाइलम पहले बनेगा दैट इज प्रोटोजाइलम, जो जाइलम बाद में बनेगा दैट इज मेटाजाइलम। ये बातें हमें पता है। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ बन रहा है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ बन रहा है तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंडार्च। मतलब पहले बनने वाला जाइलम सेंटर की तरफ, बाद में बनने वाला जाइलम पेरीफेरी यानी कि बाहर की तरफ। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एंडार्च प्रोटोजाइलम अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, और क्या बातें करें? हाँ, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है? यहाँ पर कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स होता है। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों जो हैं वो सेम रेडियस पे ही प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आई गेस आप डाइकॉट स्टेम के वास्कुलर बंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहेंगे। चलो एक बार और रिवाइज करा दूं। जैसे ही डाइकॉट स्टेम की बात होगी तो रिंग पैटर्न अरेंजमेंट यहां देखने को मिलेगा। वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, वास्कुलर बंडल्स ओपन, प्रोटोजाइलम जो है ये एंडार्च, ठीक है। तो ये चार चीजें अगर आपको याद रह गई तो समझ लो कि आपको डाइकॉट स्टेम याद रह जाएगा, ठीक है। तो अब भाई वास्कुलर बंडल हो गया, तो अब हम ऑलमोस्ट सेंटर पे पहुंच गए हैं। सेंटर पे होता है पिथ, और यहाँ का पिथ देखो कुछ अलग ही नजारा है। यहाँ के जो पिथ है ये राउंड पैरेन्काइमा सेल्स से बने हुए हैं, और बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स हैं और उनके बीच में काफी सारा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी है। तो चलो डाइकॉट स्टेम के बाद अब देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मतलब इसका जो ओवरऑल ढांचा है वो वैसा ही रहेगा, और हम लोग सिर्फ वो चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे जो यहाँ पे डिफरेंट हो, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर भी एपिडर्मिस है जिसका मेन काम प्रोटेक्शन है। इनफैक्ट एपिडर्मिस में भी अगर मैं बताना चाहूँ तो ऊपर की सरफेस की तरफ जो एपिडर्मिस होता है दैट इज कॉल्ड एडैक्सियल, और बेस की तरफ यानी कि नीचे की तरफ जो एपिडर्मिस होता है उसे हम कहते हैं एबैक्सियल। बेस से बैक्सियल, एबैक्सियल, और ऊपर वाला एडैक्सियल, ठीक है। तो ये जो है एपिडर्मिस के लेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना हम कॉर्टेक्स की बात ही नहीं करते हैं। सो यहाँ कोई कॉर्टेक्स नहीं है, यहाँ पर सीधा हम हाइपोडर्मिस की बात करते हैं।
और हाइपोडर्मिस जो है ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स से बने होते हैं। इसके बाद हम सीधा बात करते हैं वास्कुलर बंडल्स की, और यहाँ पे बच्चों हमें रिंग अरेंजमेंट नहीं दिखता है, इसीलिए मैंने बोला था अगर रिंग फॉर्मेट में रिंग अरेंजमेंट में वास्कुलर बंडल्स हैं तो समझ जाओ डाइकॉट स्टेम है, और अगर स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स हैं तो समझ जाओ मोनोकॉट स्टेम है। तो यहाँ पर जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, लेकिन इन वास्कुलर बंडल्स को एक लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कवर करता है जिसे हम कहते हैं बंडल शीथ। क्योंकि ये बंडल्स वास्कुलर बंडल्स को कवर करते हैं इसीलिए इनका नाम रखा गया बंडल शीथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब और थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वास्कुलर बंडल्स के। तो भाई यहाँ पर जो है क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट्स है ना, मोनोकॉट्स हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स है। ठीक है, अच्छा अगर जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट की बात करें तो ये कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पर ही प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर बात करें तो पेरिफेरी के तरफ मतलब बाहर की तरफ जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो यहाँ पे कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं अगर हम उसे कंपेयर करें सेंट्रली लोकेटेड वास्कुलर बंडल्स के कंपैरिजन में। तो बाहर वाले की तरफ लोकेटेड वास्कुलर बंडल्स छोटे होते हैं और सेंट्रली लोकेटेड वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर एब्सेंट होता है। अगर हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो पूरे मोनोकॉट स्टेम में पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, अब जब हमने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम दोनों का एनाटॉमी देख ही लिया है तो चलो देखते हैं एक क्विक कंपैरिजन। एंड लेट मी टेल यू, ये क्विक कंपैरिजन है बड़े काम का, क्योंकि इससे एक तरीके से दोनों का एक क्विक रिकैप भी हो जाता है और दिमाग में ना दोनों की तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग सेट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मोनोकॉट स्टेम। तो अगर हम बात करें मोनोकॉट स्टेम की तो यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। मतलब हम बस कह देते हैं कि जो ग्राउंड टिश्यू है दैट इज पैरेन्काइमेटस, मतलब वो पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है। दूसरी तरफ जब हम डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे थे तो जो ग्राउंड टिश्यू है ना वो अलग अलग लेयर्स में डिफरेंशिएटेड है। जैसे कि हम कह रहे थे हाइपोडर्मिस एक लेयर है, फिर कॉर्टिकल लेयर्स हैं, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, फिर वास्कुलर बंडल्स है, फिर पिथ है। तो मतलब अलग अलग लेयर्स की हम बात कर रहे थे जो कि हम मोनोकॉट स्टेम में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम मोनोकॉट स्टेम में बात करें हाइपोडर्मिस की तो ये हाइपोडर्मिस होता है स्क्लेरेनकाइमेटस, लेकिन वहीं अगर डाइकॉट स्टेम की बात करूं तो वहां पर हाइपोडर्मिस जो है ये है कॉलेनकाइमेटस एग्जैक्टली। ठीक है, अगर फिर से मोनोकॉट स्टेम की बात करूं तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं डाइकॉट स्टेम की तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं? वो है क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट। क्लोज्ड ऑफ कोर्स क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। वहीं डाइकॉट स्टेम की बात करें तो ये होते हैं ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अगर बात करें मोनोकॉट स्टेम की तो यहाँ पर एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। क्या ये नोटिस किया था आपने? नहीं किया था तो अब कर लो। तो यहाँ पर डाइकॉट स्टेम में अगर हम देखें तो एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस में हमें एपिडर्मल हेयर्स देखने को मिलते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद अगर बंडल शीथ की बात करें, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मोनोकॉट स्टेम जो है वहां पर वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, इसीलिए उनकी एक कवरिंग है स्क्लेरेनकाइमेटस जिसे हम बंडल शीथ कहते हैं। लेकिन डाइकॉट स्टेम में वहां पे तो रिंग फॉर्मेट है, रिंग अरेंजमेंट है, तो वहां पर बंडल शीथ प्रेजेंट नहीं है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है लेकिन डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो देखो इतने सारे डिस्टिंक्शन हैं मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में, तो आई थिंक इस डिस्टिंक्शन से एक बार दिमाग में रिकैप भी हो गया, साथ ही साथ दोनों की तस्वीर बिल्कुल अलग अलग सेट हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूट और स्टेम के बाद अब शुरू होने वाली है कहानी लीफ की एग्जैक्टली। और लीफ में भी हम डिस्कस करेंगे डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। तो शुरुआत करेंगे डाइकॉट लीफ या फिर डाइकॉटिलेडनस लीफ या फिर डॉर्सी वेंट्रल लीफ के साथ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता क्या है? डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल क्या होता है? डॉर्सल बोले तो बैक सरफेस या फिर अपर सरफेस। जैसे मान लो ये हमारा बैक सरफेस हो गया, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे है तो ये उसका अपर सरफेस हो गया, राइट? लेटा हुआ है कोई ऑर्गेनिज्म तो अपर सरफेस को हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल।
और बैक या फिर बैक सरफेस को बोलेंगे डॉर्सल। उसी तरह फ्रंट सरफेस को बोलेंगे वेंट्रल या फिर लोअर सरफेस को बोलेंगे वेंट्रल। ठीक है, तो एक ऐसा लीफ जिसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस डिफरेंट है इन अपीयरेंस, इन स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और इस तरह के डॉर्सी वेंट्रल लीव्स हमें देखने को मिलते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में। ठीक है, तो चलो बच्चों फिलहाल डिस्कस करेंगे हम लोग एक डाइकोट लीफ के एनाटॉमी को। कैसे डिस्कस करेंगे? हम एक ऐसा ही लीफ लेंगे जिसके वर्टिकल सेक्शन को, समझ रहे हो, उसके वर्टिकल सेक्शन को हम करेंगे जूम और फिर देखते हैं क्या दिखता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्कशन ऑन डाइकोट लीफ का एनाटॉमी। ठीक है, तो जब हम डाइकोट लीफ के लैमिना के थ्रू उसके वर्टिकल सेक्शन को देखते हैं तो हमें प्रोमिनेंटली 3 डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा मीजोफिल और तीसरा वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करते हैं जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। इनफैक्ट यहाँ पर हमें डिस्टिंक्टली 2 एपिडर्मिस के लेयर दिखते हैं। एक अपर एपिडर्मिस जो लीफ के अपर सरफेस में प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस। दूसरा लोअर एपिडर्मिस जो लीफ के बेसल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, अब ऐसा देखने को मिला है कि जो एबैक्सियल एपिडर्मिस होता है, मतलब जो लोअर सरफेस होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होता है। अब आप पूछ ही सकते हो कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सोच के देखो, जो अपर सरफेस है वो सनलाइट से ज्यादा एक्सपोज्ड होगा, तो अगर अपर सरफेस में ज्यादा स्टोमेटा होगा तो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस ज्यादा होगा। इसी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा लोअर सरफेस में रहता है, बिकॉज लोअर सरफेस सनलाइट से कम एक्सपोज्ड है, कूलर है, जिसकी वजह से वाटर लॉस वहां से कम है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में, विच इज मीजोफिल। मीजोफिल जो है एक टिश्यू का लेयर है बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो इस लेयर में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। एग्जैक्टली ये वही पिगमेंट है और इसी के वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो पाता है। ठीक है, तो ये बने होते हैं, तो मीजोफिल का जो लेयर है ये पैरेन्काइमा सेल्स से बने होते हैं और इनके बीच में काफी एयर कैविटीज या फिर स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और ये 2 टाइप के सेल्स से बने होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा जो है ये लंबे सेल्स होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। पी से पैलिसेड, पी से पैरेलल। ठीक है, तो पैलिसेड पैरेन्काइमा पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और यही प्राइमरी साइट होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब पैलिसेड पैरेन्काइमा में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। नाम से पता चल रहा है स्पॉन्जी, मतलब इनके बीच में काफी सारा एम्प्टी स्पेसेस या फिर एयर कैविटीज काफी ज्यादा प्रेजेंट है। ये राउंड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इनका मेन काम क्या होता है? इनका काम होता है टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज। इसी वजह से देखो इनमें एम्प्टी स्पेसेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज जरूरी है तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान भी तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा, है ना? तो गैसियस एक्सचेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया। पैलिसेड पैरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है ये गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा पार्ट। अब देखेंगे हम लोग तीसरा पार्ट, विच इज वास्कुलर बंडल्स। तो प्यारे बच्चों, आप खुद सोच के देखो कि एक लीफ में वास्कुलर बंडल्स कहां पर पाए जाएंगे? लीफ के वेन्स में, लीफ के मिडरिब में। एग्जैक्टली, मिडरिब और वेन्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, राइट? अब इन वास्कुलर बंडल्स का साइज क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि इन वेन्स का साइज क्या है। ठीक है, तो ये जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं इनको सराउंड करते हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, जो कि थिक वॉल्ड होते हैं। सो थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स जो है इन्हें सराउंड करते हैं। डाइकोट लीफ के बाद अब डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट लीफ या फिर मोनोकॉटिलेडोनस लीफ या फिर आइसो बाइलैटरल लीफ। आइसो बोले तो सेम, बाइलैटरल बोले तो 2 साइड्स। ऐसे लीव्स जिनका अपर साइड और लोअर साइड स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज सेम हो उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉट लीफ या फिर आइसो बाइलैटरल लीफ। ठीक है, बच्चों अब थोड़ा सोच के बताओ कि कहां पर हमें मोनोकॉट लीव्स और डाइकोट लीव्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे ग्रासेस, राइस, ऑर्किड, लिली, इन सब में होता है मोनोकॉट लीफ। इस मोनोकॉट लीव्स को बड़े ध्यान से देखो, इनका ऊपर और नीचे का हिस्सा बिल्कुल एक ही जैसा दिखता है।
ठीक है। दूसरी तरफ अगर डाइकॉट लीफ की बात करें तो एक रोज प्लांट के लीफ को देख लो, या फिर एक सनफ्लावर प्लांट के लीफ को देख लो, या फिर एक टोमेटो के लीफ को देख लो, इनका ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस सेम नहीं होता है। तो ये है डाइकॉट लीव्स। ठीक है, तो खैर चलो अभी तो फिलहाल हम बात करेंगे मोनोकॉट लीफ के एनाटॉमी के बारे में। बच्चों, मोनोकॉट लीफ के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ना तो ऐसा लगता है जैसे स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड, जैसे लर्नो हब लर्निंग सिंप्लीफाइड, वैसे ही यहाँ पर मोनोकॉट लीफ का जो स्ट्रक्चर है ना वो डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड टाइप का वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 3 मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वास्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस, यहाँ पर भी एक अपर एपिडर्मिस जिसे हम एडैक्सियल और एक लोअर एपिडर्मिस जिसे हम एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक में ज्यादा एक में कम, तो यहाँ पे दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीजोफिल इतना डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, जैसे डाइकॉट लीफ में था ना कि मीजोफिल में पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएटेड थे, तो यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, तो मतलब सिंपल है यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स की भी बात करें तो भाई वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे भी काफी सिमिलर है, वेन्स और मिडरिब्स में होते हैं और उनको सराउंड करने वाले जो सेल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं जिन्हें हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, राइट। तो मतलब देखो मोर और लेस जो हमने डाइकॉट लीफ में कवर किया था सारी चीजें वही है, बल्कि थोड़ी और सिंप्लीफाइड है, एंड दैट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट लीफ। बच्चों, अगर हम लोग मोनोकॉट लीफ में एक स्पेशल केस देखें, अगर हम ग्रासेस का केस देखें तो वहां पर हमें एक स्पेशल मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि ग्रासेस में जो अपर एपिडर्मिस, एडैक्सियल एपिडर्मिस है, उसके कुछ सेल्स जो है वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और बना लेते हैं लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स जिन्हें हम कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, ग्रासेस में देखने को मिलता है बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, और ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करके कोई भी चीज स्वेल करने लग जाती है। जब ये स्वेल कर जाते हैं तो लीफ का जो पूरा लैमिना है ना वो एक्सपोज्ड हो जाता है, यानी कि वो पूरा लैमिना हमें एकदम स्ट्रेट यूं दिखता है। ठीक है, लेकिन वहीं जब यही बुलीफॉर्म सेल्स वाटर को लूज करने लग जाते हैं, जब इनमें वाटर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये अपने आप को ना यूं कर्ल कर लेते हैं टू प्रिवेंट फर्दर वाटर लॉस। तो ये चीज हमें ग्रासेस में देखने को मिलती है। अब भाई डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ दोनों पढ़ लिया है तो चलो देख लेते हैं एक क्विक कंपैरिजन। तो भाई मोनोकॉट लीफ वर्सेस डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीजोफिल जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, लेकिन डाइकॉट लीफ में मीजोफिल जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मोनोकॉट लीफ की अगर बात करें तो कुछ मोनोकॉट लीव्स में हमें बुलीफॉर्म सेल्स देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली अपर एपिडर्मिस में, लेकिन बुलीफॉर्म सेल्स एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ। अगर बात करें मोनोकॉट लीफ की तो यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो इक्वली प्रेजेंट होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस में, लेकिन दूसरी तरफ डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इन द लोअर एपिडर्मिस। भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए, तो चलो अब देख लेते हैं एक दो सवाल भी। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा पहला सवाल जहां पर पूछा गया है, मैंने सिर्फ वैसे ही सवाल लिए हैं आपकी टेक्स्ट बुक से जो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग स्टेम फ्रॉम अ प्लांट फ्रॉम योर स्कूल गार्डन एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपने क्या लिया है, आपने लिया है एक स्टेम। ठीक है, How would you ascertain whether it is a monocot stem or a dicot stem? मैंने आपको क्या बताया था, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में क्या चीज सबसे ज्यादा अलग होती है। जैसे ही डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो वास्कुलर बंडल्स क्या बनाता है, रिंग पैटर्न बनाता है, राइट। और मोनोकॉट स्टेम में वास्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, स्कैटर्ड, एग्जैक्टली। तो अगर मोनोकॉट स्टेम होगा इसका मतलब वास्कुलर बंडल्स होगा स्कैटर्ड, जिसको सराउंड करेंगे बंडल शीथ सेल्स, एग्जैक्टली। और अगर डाइकॉट स्टेम होगा तो वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो रिंग पैटर्न में होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी कि दिस इज समथिंग दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग। तो डाइकॉट स्टेम मतलब रिंग पैटर्न का वास्कुलर बंडल्स, मोनोकॉट स्टेम मतलब स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल shows the following anatomical features। क्या क्या फीचर्स दिखा रहा है ये, वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब रिकैप भी करते चलेंगे, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस में है।
ठीक है। अब देखो जैसे ही कॉन्जॉइंट की बात हो गई, इसका मतलब है कि ये रूट तो नहीं है, क्योंकि रूट में कैसा अरेंजमेंट होता है, रेडियल, आर से रेडियल, आर से रूट। तो इसका मतलब भाई ये प्लांट मटेरियल या तो स्टेम होगा या फिर लीफ होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्जॉइंट स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स, यहाँ पे स्कैटर्ड है, ठीक है, ध्यान देना। स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स, दिमाग में आते ही क्या याद आता है, मोनोकॉट स्टेम, एग्जैक्टली, एंड सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। तो इसका मतलब अब देखो लीफ का ऑप्शन भी चला गया, क्योंकि लीफ में जो वास्कुलर बंडल्स है वो स्कैटर्ड तो होते नहीं है, वो वास्कुलर बंडल्स वेन्स और मिडरिब में होते हैं, राइट। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। भाई अब तो कंफर्म हो गया कि ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो हमने किस तरीके से ये आंसर पर हम पहुंचे, पहला कंडीशन देखा कॉन्जॉइंट, तो हम समझ गए कि रूट तो नहीं हो सकता, तो रूट एलिमिनेट हो गया, या तो स्टेम होगा नहीं तो लीफ होगा। फिर हमने देखा स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स, तो वहां से लीफ पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया। इनफैक्ट डाइकट स्टेम भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डाइकट स्टेम में क्या होते हैं, रिंग पैटर्न। ये बात तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि आई एम प्रिटी श्योर कि ये रट गया होगा आपको, है ना। तो यहां से हम समझ गए थे कि ये मोनोकॉट स्टेम ही है, बट स्टिल हमने दूसरा कंडीशन पढ़ लिया टू क्रॉस चेक, विच इज फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, और फिर तो हम बिल्कुल श्योर हो गए कि ये और कुछ नहीं बल्कि मोनोकॉट स्टेम ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम खत्म कर चुके हैं प्लांट एनाटॉमी का ये लेसन, और अब आप मुझे ये बताओगे कि आपको क्या लगता है कि प्लांट एनाटॉमी का ये स्टडी किस तरीके से हमें हेल्प करता है। मतलब नॉट जस्ट आपको कि भाई आप बोलो कि भाई ये लेसन पढ़ने के बाद मुझे एग्जाम में नंबर आएंगे, नॉट दैट वेज, बट व्हाई डू यू थिंक कि प्लांट एनाटॉमी को पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, इससे क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि भाई सबसे पहले हमें प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। दूसरा, जैसे ही हमने ये पूरी स्टडी करी, आपने खुद नोटिस किया होगा कि बड़े आसानी से अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे थे, राइट। जैसे हमने मोनोकॉट स्टेम वर्सेस डाइकॉट स्टेम किया, मोनोकॉट रूट वर्सेस डाइकॉट रूट किया, मोनोकॉट लीफ वर्सेस डाइकॉट लीफ किया। सो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स अलग होते हैं। इतना ही नहीं, जब हमें प्लांट के पार्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का आइडिया लगता है तो उससे हमारे लिए प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी इजी हो जाती है कि भाई प्लांट के अंदर अलग अलग सिस्टम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ओवरऑल प्लांट सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, उन सारी चीजों को समझना आसान हो जाता है। और इतना ही नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके हेल्प से, इस स्टडी के हेल्प से हमें प्लांट इवोल्यूशन के बारे में भी पता चलता है कि भाई प्लांट्स इवॉल्व कैसे हुए, कौन से प्लांट से दूसरे प्लांट्स आए, किस तरीके से आए, किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर वैरी किए विथ टाइम, राइट। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं, और इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक। तो बच्चा पार्टी हमेशा की तरह अब हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूं कि प्लांट एनाटॉमी का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हैं, अगर आपको ऐसा लगा है कि यार टेक्स्ट बुक को पढ़ने से बेहतर था इस वीडियो को देखना, और आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हुए हैं, तो हमेशा की तरह आप मुझे कॉमेंट में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत ही जल्द आ रही हूँ अगले वीडियो के साथ, अगले लेसन के साथ, उसे भी बनाने वाली हूँ सुपर धमाकेदार, सुपर मजेदार। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है,
आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।